हम जा रहे हैं भारत से नेपाल। बोलो हर हर महादेव। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। थंबनेल देखकर आज आप समझ गए होंगे कि मैं आज आप सभी को दिल्ली से मुक्तिनाथ की यात्रा कराने वाला हूं। हम 4 दोस्त अपने निकल गए एक गाड़ी लेकर मुक्तिनाथ धाम की यात्रा के लिए। मुक्तिनाथ धाम कोई आम यात्रा नहीं है, भगवान विष्णु का सबसे बड़ा प्रमुख दिव्य देशमों में से एक, जो कि नेपाल में स्थित है, जिनके दर्शन मैं आज आप सभी को अपने इस ब्लॉग के माध्यम से कराने वाला हूं। तो इस ब्लॉग में मैं आप सभी को दिखाऊंगा कि मुक्तिनाथ धाम जाने के रास्ते में आपको कौन कौन सी सुंदर वादियां देखने को मिलती हैं, हमने रात में कैसे सफ़र किया और इस रास्ते में आप सभी को क्या क्या चीज़ें अपने साथ में रखनी है। इस मुक्तिनाथ धाम तक पहुंचने के लिए आपको 2 वैकल्पिक रास्ते देखने को मिलते हैं। पहला, आप बाया पोखरा होते हुए और गोरखपुर होते हुए सोनौली बॉर्डर क्रॉस करते हुए आप मुक्तिनाथ धाम की यात्रा कर सकते हो। दूसरा, आप बाया रक्सौल जा सकते हो। सबसे सुगम और सबसे आसान रास्ता, अगर आप लोग यूपी से या दिल्ली से जा रहे हैं तो आप बाया सोनौली बॉर्डर होते हुए मुक्तिनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। मुक्तिनाथ यात्रा के दौरान कुछ ऐसे रोड भी आते हैं जिन्हें देखकर हम खुद भी भयभीत हो गए थे। इस रास्ते में आपको बहुत सारी खूबसूरती और बहुत सारे आपको अलौकिक दिव्य दृश्य देखने को मिलते हैं। मुक्तिनाथ यात्रा वैसे तो आप आम दिनों में भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोग मुक्तिनाथ का प्लान कर रहे हैं तो सबसे बढ़िया जनवरी, फरवरी, मार्च के बीच में आप इस यात्रा को कर सकते हो। इस बीच में बारिश का मौसम नहीं होता है, जिसमें आपको रोडें जो होती हैं वो थोड़ा सा अच्छी देखने को मिलती हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और आपको ले चलते हैं परम धाम, जो कि भगवान विष्णु के सबसे बड़े धामों में से एक माना जाता है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बाकी इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो दोस्तों, मुक्तिनाथ जाने के लिए आपको लखनऊ और रक्सौल का रास्ता देखने को मिलता है। अगर आप लोग ट्रेन से जाना चाहते हैं तो आप रक्सौल पहुंच सकते हैं, या तो आप ट्रेन से गोरखपुर पहुंच सकते हैं। इन 2 जगहों से आप जो है अपनी मुक्तिनाथ की यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। रक्सौल से भी आपको बस देखने को मिल जाती है, पहले काठमांडू के लिए, और काठमांडू से फिर पोखरा होते हुए मुक्तिनाथ आप दोनों जगहों से जा सकते हैं। वहीं बात करें कि आप एयर से जाना चाहते हैं बाय एयर, तो आप त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट उतरकर काठमांडू से आप अपनी बस से कंटिन्यू जर्नी मुक्तिनाथ की कर सकते हैं। तो वेल दोस्तों, अभी हर हर महादेव, अभी हम लोग जो है इस समय लखनऊ में हैं। ये हमारे दोस्त हेमांश हैं और ये हमारे पीछे बैठे हैं याशु भाई, और वो हमारे उत्कर्ष भाई हैं, और हम लोग जो है जा रहे हैं मुक्तिनाथ की यात्रा करने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को दर्शन कराऊंगा मुक्तिनाथ का, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और आपको रास्तों का नज़ारा भी दिखाऊंगा। अभी हम लोग हैं इस समय लखनऊ में और धीरे धीरे मुक्तिनाथ के सोनौली बॉर्डर होते हुए हम आगे बढ़ेंगे अपनी इस यात्रा में। तो वेल दोस्तों, इस समय मैं हूँ 1090 लखनऊ चौराहे पे, और ये हमारी गाड़ी है जिसका देखिए बोर्ड लगा हुआ है, दिल्ली से मुक्तिनाथ, भारत से नेपाल, डेली दर्शन, हेमांश, एक्सप्लोर विथ यश और हमारे उत्कर्ष भाई, और हम लोग साथ में जो है यात्रा करने वाले हैं मुक्तिनाथ धाम की। और मुक्तिनाथ करीबन जो है यहाँ से 750 किलोमीटर पड़ता है, जो कि नेपाल में स्थित है, जो कि भगवान विष्णु का सबसे प्रसिद्ध धाम है। और जो हमें लेके चलने वाले हैं वो ये हमारे भाई हैं, हेमांश भाई, ये हमारे भाई हैं, और हमारे साथ में जो हैं वो ये हमारे याशु भाई हैं, भूलिया भाई और ये वैकुंठ भाई हैं। तो चलेंगे मुक्तिनाथ धाम के दर्शन करेंगे और जैसा कुछ अपडेट रहेगा वहां से आपको आगे बताते रहेंगे। हर हर महादेव। हमने मुक्तिनाथ की यात्रा अपनी चालू की लखनऊ से। दिल्ली से हमारा दोस्त लखनऊ तक गाड़ी चला के आया, उसके बाद हम चारों दोस्त एक साथ हुए और मुक्तिनाथ का सफ़र चालू किया। मुक्तिनाथ का सफ़र हमने बाया अयोध्या, गोरखपुर होते हुए, सोनौली होते हुए हम अपनी इस यात्रा को प्रारंभ किए, और आपको हम धीरे धीरे आपको रास्तों का अपडेट देते रहेंगे। आप आराम से मुक्तिनाथ की यात्रा कर सकते हैं। लखनऊ से सोनौली तक का जो सफ़र है वो 4 लाइन का है, जिसमें आपको जो रास्ता देखने को मिलता है वो बेहद ही खूबसूरत और हाईवे देखने को मिलता है। इसमें आपको ज़्यादा ट्रैफिक नहीं देखने को मिलेगा। आप आराम से सोनौली बॉर्डर लखनऊ से लगभग 4 से 5 से 5.5 घंटे में आप सफ़र तय कर सकते हैं।
तो सनौली बॉर्डर आप आराम से पहुंच सकते हैं। बीच में हमारे दोस्त थक भी गए, सो भी गए और हमारा जो सफ़र है वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ा जो है मुक्तिनाथ के लिए। बाकी आपको रास्तों का अपडेट हम देते रहेंगे। लखनऊ से हम निकल गए थे सनौली बॉर्डर के लिए। सनौली बॉर्डर लगभग लखनऊ से 280 से 90 किलोमीटर पड़ता है, जिसमें बीच में आपको अयोध्या जैसे शहर भी देखने को मिलते हैं, जहां पे आप उतरकर अपना मुक्तिनाथ धाम से पहले आप प्रभु श्री राम के दर्शन कर सकते हैं। आपको सबसे पहले सनौली पहुंचना होता है। सनौली से आप नेपाल के बॉर्डर के अंडर एंट्री करते हैं और उसके बाद आपकी जो है पोखरा होते हुए आप मुक्तिनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। हाँ बोलो। तो हर हर महादेव दोस्तों, और अभी हमने पेट्रोल डलवा लिया है और आई चप्पल भाई की चप्पल गायब हो चुकी है। तो वेल दोस्तों, अभी हम लोग हैं भारत पेट्रोलियम में। लगभग अयोध्या यहाँ से करीबन 20 किलोमीटर रह जाता है और अभी हमारे भाई साहब का जो है चप्पल गायब हो गया है, तो उसी के लिए लड़ाई हो रही है और हम चल रहे हैं धीरे धीरे अयोध्या की ओर बढ़ रहे हैं। अभी शाम तक कोशिश है, मतलब 2-2:30 बजे तक गोरखपुर पहुंचने का और सनौली बॉर्डर को क्रॉस करके सीधा जो है पहुंचना है पोखरा। आज शाम तक पोखरा पहुंचना है और उसके बाद वहां से परमिट लेकर फिर वहां से मुक्तिनाथ के लिए अग्रसर होंगे। तो ये गाड़ी XUV 300 है और इसी से चल रहे हैं और अभी भारत पेट्रोलियम ने मतलब पेट्रोल डलाया है। और जैसा कुछ अपडेट रहेगा आगे आप सबको बताते रहेंगे कितना पेट्रोल लगा, मतलब लखनऊ से कितना पेट्रोल लग गया मुक्तिनाथ तक, सब कुछ आपको अपडेट देंगे। और कितना परमिट लगता है, कितना क्या प्राइस रहता है परमिट का, सब कुछ। तो वेल दोस्तों, जो ये हमारे यासू हैं, ये हमारे पूरे ग्रुप के सबसे यंग लड़के हैं, मतलब यंग मेंबर हैं और इन्होंने भी 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम सब कुछ कर लिया, 5 केदार कर लिया है और ये बहुत बढ़िया आदमी है, नेक दिल के इंसान हैं और इन्हीं के साथ में आज यात्रा हो रही है। और भारत पेट्रोलियम में अभी हम लोगों ने पेट्रोल डलाया है, लगभग 5-6 हज़ार का शायद पेट्रोल डला लिया है और जितनी टंकी फुल होगी, जैसा कुछ अपडेट रहेगा सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। अगर वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, विनम्र अनुरोध है आपसे। बाकी वीडियो देखते रहिए। हर हर महादेव। तो वेल दोस्तों, अभी हम इस समय पहुंच चुके हैं अयोध्या के फ्रंट गेट पे और ये हमारे हिमांश भाई हैं जो कि ड्राइव कर रहे हैं। भाई कैसा लग रहा है अभी तक आपका? बहुत बढ़िया लग रहा है भैया। हम अयोध्या आ गए तो एक बार नारा हो जाए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पूरे चारों वैरागी इस समय अयोध्या में पहुंच गए। अयोध्या भूमि पर रास्ते में अयोध्या पड़ता है और अगर आप लोग मुक्तिनाथ की यात्रा कर रहे हैं, आप लखनऊ से जाते हैं तो आपको बीच में जो है अयोध्या पड़ता है और वहाँ पर आप जो है आप उतर कर दर्शन करने भी जा सकते हैं। और लगभग जो है लखनऊ से 120 किलोमीटर पड़ता है अयोध्या और यही मेन गेट है। यहाँ से जो है आप अंदर जाएंगे तो आपको प्रभु श्री राम का मंदिर मिलता है, हनुमानगढ़ी मिलता है। और हमारी जो गाड़ी है वो ये है, दिल्ली से मुक्तिनाथ, भारत से नेपाल की यात्रा। और इसका जो पूरा श्रेय जाता है वो हमारे हिमांश भाई को जाता है और राम जी की कृपा है, सब महादेव का आशीर्वाद। हर हर महादेव। लखनऊ से सनौली के बीच में आपको बहुत सारे ढाबे पड़ते हैं जहां पे आप अपना खाना और ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट करके हमें बस जल्दी से आज पोखरा पहुंचना था। तो ये हमारे जो दोस्त हैं, ये बेचारे सो रहे हैं, थक गए हैं काफ़ी। और अभी हम लोग जो है गोरखपुर 8 किलोमीटर रह गया गोरखपुर। और आपने उसी के लिए हॉक दिया उसको, कहना नहीं भैया आप क्या लगता है मेरी लगी होती मैं तुरंत सबसे पहले आप ही को फोन करता। बस्ती आ गई, बस्ती अभी हम लोग बस्ती पहुंच चुके हैं और गोरखपुर अभी 70 किलोमीटर रह जाता है और धीरे धीरे आपको अपडेट देते रहेंगे। और अभी हम लोगों ने नाश्ता करके बस जस्ट गाड़ी को कंटिन्यू किया है आगे के लिए। और अभी आगे हमको जो है परमिट लेना पड़ेगा, सनौली बॉर्डर क्रॉस करके हम लोग आगे बढ़ेंगे मुक्तिनाथ के लिए। और आज हमारा टारगेट है कि हम ज़्यादा गाड़ी को खींच के नेपाल के मुक्तिनाथ तक पहुंच पाएँ और देखते हैं कितने तक खींच पाते हैं, कैसा क्या रहता है। डिपेंड करता है हमारे हिमांश भाई के ऊपर। और यही पूरा सबको देख रहे हैं, पूरा सब चला रहे हैं गाड़ी और आराम से चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और जैसा कुछ अपडेट रहेगा आगे सनौली बॉर्डर से वहाँ पे बताएंगे कि आप सब वहाँ पर कैसे मतलब परमिट प्राप्त कर सकते हैं। रोड से अगर आपको जाना है मुक्तिनाथ तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, बस वीडियो में बने रहिए। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही हो तो लोगों तक शेयर करिएगा, विनम्र अनुरोध है आप सभी लोगों से। और बस वीडियो को देखते रहिए।
गोरखपुर से लगभग 35 किलोमीटर पहले आपको एक कट आता है हाईवे से, जहां से आपको मुड़कर सोनौली बॉर्डर का हाईवे लेना होता है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाकी जो है आप गूगल मैप लगा सकते हैं। लगभग सोनौली बॉर्डर को अभी 90 से 95 किलोमीटर रह गया था, और जिसमें आपको जो है सोनौली तक का जो रोड देखने को मिलता है वो रोड काफ़ी अच्छा मिलता है। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, बस कुछ पैचेस आपको ऐसे देखने को मिलते हैं लगभग 15 से 20 किलोमीटर का, जिसमें आपको सिंगल वे रोड देखने को मिलेगा। बाकी आपको पूरा सोनौली बॉर्डर तक रास्ता बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। तो आप सोनौली बॉर्डर बहुत ही आराम से लगभग लखनऊ से 5 से 5.5 घंटे में आप कवर कर सकते हैं। तो वेल दोस्तों, अभी हम लोग जो है नेपाल बॉर्डर के अंदर मतलब सोनौली बॉर्डर अंदर आ गए हैं, और यहाँ पर अब हम लोग को भंसार बनवाना है। पोखरा जो है यहाँ से 180 किलोमीटर है। तो वेल दोस्तों, इस समय मैं पहुँच चुका हूँ सोनौली बॉर्डर पे, और सोनौली बॉर्डर पे ये हमारी गाड़ी जो है खड़ी हो गई है। और यहाँ पे हमको पहले भंसार बनवाना है, और भंसार जो है यहाँ पर बनता है। और इसका जो प्रोसीजर है मैं आपको भी थोड़ी देर पहले बताता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या करवाना होता है। यहाँ पर आप सोनौली बॉर्डर के पास में आते हैं तो आपको यहाँ पे ये कार्यालय बना हुआ है जो कि आप सामने देख सकते हैं। यहीं पर आपका आरसी, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस को देखकर भंसार बनाया जाता है। और चलिए देखते हैं, थोड़ा पास चल के देखते हैं कि क्या क्या प्रोसीजर रहता है। जैसा कुछ रहता है चल के आपको सीधा वहीं से बताते हैं। और ये हमारी गाड़ी है, और चलिए देखते हैं कैसा क्या रहता है। आपके पास पैन कार्ड कुछ और एक आईडी है? नहीं, और लाइसेंस को लेके गए हैं ना, ना सपोर्टिंग आईडी है, थोड़ा कुछ नहीं है। लाइसेंस को लेके गए हैं। स्कैन हो जाएगा बहुत। कितने रुपए में सिम दे रहे हैं? ये 250 तो 250 रुपये में जो है यहाँ पे आपको सिम मिल जाती है, जिसमें आपको 10 GB डेटा मिलता है, जो कि सोनौली बॉर्डर के पास में ही आपको मिलता है। भंसार की बात करें तो आपका एक दिन का जो भंसार बनता है वो लगभग एक दिन का 800 रुपये भंसार बनता है इंडियन। तो काफ़ी महंगा है सोनौली बॉर्डर में। गाड़ी का भंसार बनाने के लिए आपको आपका ड्राइविंग लाइसेंस, ओरिजिनल आरसी और आपका गाड़ी का कागज़ चाहिए होता है, तभी आपका जो है भंसार बनता है। यहाँ पे कई सारे आपको जो है दलाल देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपसे 200 रुपये एक्स्ट्रा लेते हुए आपका सारा काम करा देते हैं, जिसमें आपको भाग दौड़ करना नहीं होता है। यहीं पर आपका भंसार बनता है गाड़ी का। 800 रुपये प्रति दिन के हिसाब से आपका भंसार बनता है। फिर आप चाहे जितने दिन के लिए जा रहे हो आप अपने हिसाब से भंसार यहाँ पर इस ऑफिस में आप आराम से बनवा सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ पर याद रखिएगा, ओरिजिनल आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत होती है, तो अपना ओरिजिनल ज़रूर लेकर आएँ, तभी आपका जो है भंसार बनेगा। तो सोनौली, अगर आप लोग को गोरखपुर से सोनौली बॉर्डर आना तो देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस लगी हुई है। आप लोग सोनौली बॉर्डर उत्तर प्रदेश परिवहन की बस से आ सकते हैं, और दिल्ली तक भी आपको बस की सेवा मिल जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पे प्रॉब्लम एक चीज़ की होती है कि एटीएम में आपको पैसे निकलवा लें अगर आप सोनौली बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं तो। अदरवाइज़ आपको जो है सोनौली बॉर्डर क्रॉस करने के बाद इंडियन एटीएम नहीं मिलता, जिसमें आपको पैसे निकलवाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अपने हिसाब से देख लें। तो वेल दोस्तों, हम लोगों ने सोनौली में अपना सब कुछ भंसार वगैरह बना के हमने आगे की कंटिन्यू जर्नी स्टार्ट कर दी। वैसे तो सोनौली बॉर्डर से पोखरा की दूरी 180 किलोमीटर है, जिसका आप लगभग समय 5 से 5.5-6 घंटे में आप इस सफ़र को पूरा कर सकते हो। बात करें रोड की तो रोड बहुत ही अच्छा बना हुआ है। पोखरा तक का जो रोड है वो काफ़ी अच्छा है और सिंगल वे है, तो लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ख़राब रास्ता है। आप ये रास्ता बहुत ही आराम से तय कर सकते हो। ये जो रोड आप देख पा रहे हो ये सोनौली से पोखरा का रास्ता है। बिल्कुल सेम इसी प्रकार से आपको पूरा पोखरा तक रास्ता देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा रास्ता है, ज़्यादा ख़राब रास्ता नहीं है। बीच बीच में आपको कुछ ऐसे पैचेस देखने को मिलते हैं जिसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन लास्ट अंटिल आपका जो ये रास्ता है वो बहुत ही अच्छा रास्ता है। सोनौली से पोखरा तक का सफ़र आपका कैसे कट जाएगा इन सुंदर वादियों को देखते हुए आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बहुत ही अच्छा रास्ता है, नो डाउट आप आराम से इस सफ़र को तय कर सकते हो।
तो वेल दोस्तों, कल हम लोग जो है रात में पोखरा में लगभग 11:30 बजे एक प्रॉपर्टी में आ गए थे और जहाँ पे जो हमको स्टे मिला है लगभग जो है 1500 रुपये का जो है ये रूम मिला, जिसमें आप देख सकते हैं 2, 3, 4, 5 बेड का यह रूम मिला था और इसकी हालत जो है ख़राब कर दिए हैं यासू और हम लोग मिलके, और ये बैकुंठ उठ चुके हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे देखने, पता करने। अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और हम लोग पता करने जा रहे हैं कि यहाँ से मुक्तिनाथ का क्या प्रोसीजर है जाने का और क्या हमारी गाड़ी जा पाएगी कि नहीं। जैसा कुछ रहेगा आगे आप सबको वीडियो में बताएंगे। और ये प्रॉपर्टी है, बढ़िया प्रॉपर्टी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पोखरा लेक के बिल्कुल पास में ही यह प्रॉपर्टी स्थित है और इसका मोबाइल नंबर और यहाँ का होटल का नाम सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे और आप लोग आराम से यहाँ पर आकर स्टे कर सकते हैं। और यासू कैसा लग रहा है? हेलो, अभी यासू सो रहा है और ये हम तो पोखरा में आते हैं तो ये होटल इन देखिए, हेलो इन मतलब हेलो इन के नाम से मशहूर है। और यहाँ का मोबाइल नंबर देखिए, आप अगर आप नेपाली सिम लेते हैं तो यहाँ पर ये देखिए मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, आप संपर्क करके आप यहाँ पर आकर स्टे कर सकते हैं। काफ़ी नीट एंड क्लीन प्रॉपर्टी है और ये हेलो इन देखिए काफ़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है और यहाँ पर आप लोग स्टे कर सकते हैं। और अभी मैं गया था यहाँ पर मुक्तिनाथ का परमिट वगैरह देखने के लिए, जो कि आपको जो सनोली बॉर्डर में भंसार वगैरह बनता है उसी से आप जो है मुक्तिनाथ की यात्रा कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होती, आपका आराम से सब कुछ हो जाता है। तो अब चलेंगे यहाँ से। 175 किलोमीटर है पोखरा से मुक्तिनाथ। देखते हैं रास्ते में कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती है और जैसा कुछ रहेगा आगे आप सबको धीरे धीरे वीडियो में बताते रहेंगे। हर हर महादेव। तो नई सुबह हो चुकी है और हमारी गाड़ी फिर से रेडी हो चुकी है और हम लोग जहाँ पर रुके थे वो हेलो इन है, जहाँ पर 1500 रुपये में हमको रूम मिल चुका है। और सेम वही भंसार दिखा के अब हम लोग मुक्तिनाथ जा रहे हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और अभी हमें पोखरा शहर में, और आगे जैसा कुछ धीरे धीरे अपडेट रहेगा सब कुछ आपको देते रहेंगे। और दिल्ली से मुक्तिनाथ की यात्रा बहुत बढ़िया चल रही है और बस सब रेडी हो गए हैं और आराम से अब यहाँ से सीधा निकलेंगे। और ये भाई जो है बहुत मदद की है हमारी जो है यहाँ पर। और आपका होटल का नंबर कुछ है? नंबर है ना? क्या नंबर है बताओ, कुछ याद है? आपके होटल कहाँ पर है? ये कौन सी जगह पर है? ये लेग साइड 20 नंबर स्ट्रीट में है ना। लेग साइड 20 नंबर स्ट्रीट, लेग साइड 20 नंबर स्ट्रीट पर ये होटल इन के नाम से जाना जाता है और ये होटल सनराइज के बिल्कुल बगल में है। आप लोग यहाँ पर आकर संपर्क कर सकते हैं और यहाँ पर 1500 रुपये में आप यहाँ पर आराम से स्टे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इंडियन 1500 रुपये में। वेल दोस्तों, हम निकल रहे हैं अब पोखरा से मुक्तिनाथ के लिए। तो सबकी हालत खराब हो चुकी है। ये हमारे दोस्त कुछ सवाल पूछते हैं। भाई कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी वादियाँ एकदम खूबसूरत हो गई है, पानी बरस गया है यहाँ पर और आने वाला रोड बहुत ज़्यादा खराब है, ऑफ रोड है पूरा। कितने रुपए में रुके थे हम लोग जो पोखरे में? 200 में 1500 रुपये में। 1500 रुपये में रुके थे। जहाँ पे रुके थे होटल अच्छा था? होटल इन अच्छा था? भाई उत्कर्ष भाई कैसा था एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था। 1500 रुपये नेपाली, 1000 रुपये इंडियन में हम लोग रुके थे। तो 1000 रुपये इंडियन में हम लोग जो है जहाँ पर रुके थे होटल इन, उस होटल का नाम था और वो पोखरा मेन सिटी में ही लेक के पास में स्थित है। वहाँ पे जो है हम लोग रुके थे, काफ़ी अच्छा नीट एंड क्लीन था। और अब हम लोग जो है सुबह सुबह 8 बजे निकले मुक्तिनाथ के लिए। लगभग 10 से 15 किलोमीटर आगे आ गए हैं और अभी तक का जो रास्ता है वो काफ़ी बढ़िया है, मतलब हाईवे जैसा है। और व्यूज़ की बात करें तो बहुत अच्छा व्यूज़ है, एकदम बढ़िया व्यूज़ चल रहे हैं। पूरा पहाड़ियों के बीचों में मतलब रोड बनी हुई है। और हेमांत भाई बताओ कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी तक आपने कितना टंकी फुल कराया, कुछ आपको अनुमान है? मतलब 3 टंकी अभी तक, मतलब लखनऊ से जो है हम लोगों ने फ्यूल टैंक मतलब फुल कराया और इस गाड़ी का लगभग एवरेज 17 से 18 है। और लास्ट में आपको कंक्लूजन दे देंगे कि कितना गाड़ी XUV 300, हाँ गाड़ी XUV 300 है और टॉप मॉडल है। और ये पूरा खुल जाती है, पूरा मतलब सब कुछ एकदम मतलब एकदम बढ़िया वाली गाड़ी है एकदम। देखिए पूरा नज़ारा आपको दिखाते, खोल रहे हैं भैया, ये देखिए खुल गई। और ये
एकदम डाला की तरह खुल जाती है और हम लोग एकदम मस्त एंजॉय करते हुए ब्लॉग बनाते हुए जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सबको जो ब्लॉग बना रहे हो पसंद आ रहा हो। अगर पसंद आ रहा हो तो परिवारों के साथ शेयर करिएगा। और कुछ दो शब्द यासु भाई, दो शब्द मेरा छोटा भैया मैं बना। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। वेल दोस्तों, पोखरा से हम लोग सुबह लगभग 8 बजे निकले मुक्तिनाथ की धाम की यात्रा के लिए और लगभग समय लगने वाला था 7 से 8 घंटे। गूगल मैप दिखा रहा था लगभग 8 घंटे पहुंचने में। पोखरा से मुक्तिनाथ की दूरी लगभग 180 किलोमीटर है, जिसमें आपको शुरुआती हाईवे देखने को मिलता है कुछ दूर के लिए। लगभग आपको 50 से 55 किलोमीटर की दूरी तक आपको कुछ इसी प्रकार से व्यू और हाईवे देखने को मिलता है। उसके बाद आपका मुक्तिनाथ का ऑफ रोड चालू होता है, जिसमें जो रोड होती है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। अगर आप लोग जो है नेपाल आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप जो है अपना नेपाली करेंसी ज़रूर यहाँ पर लेकर आएँ। यहाँ पर कहीं कहीं आपको जो है इंडियन रुपीज़ नहीं चलता है, तो आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखें और इसको ज़रूर इंडियन रुपीज़ को एक्सचेंज कराकर ही आप जो है नेपाल में आएँ, क्योंकि आपको मुक्तिनाथ जाने लगेंगे। आप जब मुक्तिनाथ जाएंगे तो वहाँ पर रास्तों में आपको इंडियन रुपी जो है नहीं लेते हैं, नहीं एक्सेप्ट करते हैं जो यहाँ के लोकल पब्लिक है। आगे जो आपको रोड देखने को मिलेगी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब रोड रहती है, जहाँ पर आपको बरसात में जाने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मुक्तिनाथ ये जो आप सामने नज़ारा देख पा रहे हैं, ऐसा रोड आपको पोखरा से शुरुआत में 50 किलोमीटर मुक्तिनाथ जाने लगेंगे तो आपको इसी प्रकार से हाईवे देखने को मिलता है। तो आप देखें कितना सुंदर नज़ारा को बीच में यह हाईवे बना हुआ है, बिल्कुल देखते ही बनता है। फिर जैसे जैसे आपकी पोखरा से मुक्तिनाथ की आगे यात्रा बढ़ेगी, ठीक उसी प्रकार रोड ख़राब होते हुए आपको देखने को मिलेंगे। धीरे धीरे आपको सिंगल रोड मिलेगा। सिंगल रोड मिलने के बाद आपको कुछ ऐसे पैचेस भी देखने को मिलेंगे जहाँ पे आपकी जो गाड़ी होती है वो लगभग 30 से 40 की रफ्तार ही चलेगी। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। बीच बीच में आपको ऐसे डिफ़िकल्ट पैचेस भी देखने को मिलेंगे जहां पर गाड़ी रुक भी जाएगी, लेकिन आपको हौसला रखना है और अपनी इस यात्रा में भगवान विष्णु का नाम लेते हुए आगे बढ़ना है। रास्ता बेहद ही खूबसूरत रहता है। लगभग जो आपको कच्चा रास्ता ऑफ रोड देखने को मिलता है यह लगभग आपको 80 से 90 किलोमीटर का देखने को मिलता है, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मुक्तिनाथ का जाने में सबसे ज़्यादा समय आपको इसी पैचेस में देखने को मिलता है। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा और अपनी पूरी तैयारी करके ही आप मुक्तिनाथ आइएगा। बाकी सौंदर्य नज़ारों के बीच होते हुए आपकी जब गाड़ी मुक्तिनाथ की ओर आगे बढ़ेगी तो आपको खुद ही एहसास होने लगेगा कि मुक्तिनाथ यात्रा कोई आम यात्रा नहीं है। पोखरा से सुबह 6 बजे से आपको 10 बजे तक मुक्तिनाथ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि बस आपको देखने को मिलती है, जिसमें एक व्यक्ति का जो फेयर लगता है इंडियन वो लगभग 600 रुपये लगता है। तो आप इस बात को याद रखिएगा कि अगर आपको बस से आना है तो आप बस से भी मुक्तिनाथ की यात्रा आप ज़रूर कर सकते हैं। बात करें रास्तों की तो रास्ते देखिए कितने सुंदर आपको बीच बीच में मिलते हैं। जब आपका ऑफ रोड चालू होता है तो उसमें आपकी गाड़ी जो है वो काफ़ी स्लो हो जाती है, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा समय लगता है। तो वेल दोस्तों, अभी मैं करीबन जो है मुक्तिनाथ जो है यहाँ से करीबन 90 किलोमीटर रह जाता है और जहाँ पर मैं इस समय खड़ा हूँ वहाँ का व्यू देखिए, इतना सुंदर व्यू है, यहाँ का नज़ारा है जो कि आप सब देख सकते हैं। और बहुत बढ़िया यात्रा चल रही है और बहुत बढ़िया एकदम नज़ारा आप मेरे पीछे देख सकते हैं, भगवान भोलेनाथ का यह भव्य मंदिर। और बस रास्ता धीरे धीरे कट रहा है।
और बहुत जल्दी मुक्तिनाथ पहुंचने वाले हैं। और मुक्तिनाथ वो भी गाड़ी से, दिल्ली से मुक्तिनाथ हमारी ये प्यारी धन्नो, और उस प्यारी धन्नो का हमारे प्यारे बाबू हेमांश भाई जो कि गाड़ी चला रहे हैं, बहुत बढ़िया गाड़ी चला के यहाँ पहुँचाए हैं हमको। तो ये ब्लॉग आएगा बहुत जल्दी और उस ब्लॉग को आप लोग को शेयर करना है लोगों तक और बताना है कि कैसे मुक्तिनाथ आप लोग भी यहाँ पर आसानी से पहुँच सकते हैं। अगर गाड़ी से आते हैं तो थोड़ा भंसार वगैरह का पैसा थोड़ा ज़्यादा खर्चा हो जाता है। अगर आप लोग जो है सिंगल आते हैं तो आप लोग को कोशिश ये करना है कि बस से आप लोग यहाँ पर आएँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। आपको जो है पोखरा से सुबह 10 बजे मतलब बस मिलना स्टार्ट होती है, मतलब सुबह 8 बजे से सुबह 11 बजे तक आपको बस मिलती है मुक्तिनाथ के लिए, जिसका एक व्यक्ति का इंडियन किराया 600 रुपये लगता है। तो आप लोग आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये व्यू देखिए। कुछ किलोमीटर पे आपको कुछ इस प्रकार से रास्ते मिलते हैं, जैसा कि आप इस समय आप प्रत्यक्ष रूप से सामने देख पा रहे हैं, जिसमें आपको सिंगल वे ही आपको जो है एक ही गाड़ी पास हो सकती है। तो इसमें आपको बेहद सावधानी से अपनी गाड़ी चलानी है और बिल्कुल ध्यान से आपको ये मुक्तिनाथ की यात्रा करनी है। बाकी आप नज़ारा देख सकते हैं, कुछ इसी प्रकार से आपको रास्ता पार करते हुए मुक्तिनाथ पहुंचना होता है। बाकी आइए आपको दिखाते हैं और भी दुर्गम रास्ते जो अभी आप सामने देखोगे। तो दोस्तों हमको सबको लग रहा था कि भंसार बनाने के बाद हमें किसी प्रकार का और कुछ भी परमिट नहीं चाहिए होगा मुक्तिनाथ के लिए, लेकिन हम गलत थे। हमें एक और परमिट चाहिए होता है जो कि ACA चेक पोस्ट होता है, जिसमें आपको अपना आधार कार्ड दिखाकर 650 रुपये में परमिट लेना होता है। और ये परमिट आपको अनिवार्य है, जब आप मुक्तिनाथ की यात्रा करते हैं तो ये परमिट ज़रूरी है आपके लिए। तो दोस्तों, अगर आप लोग जो है मुक्तिनाथ जाना चाहते हैं तो आपको ये परमिट बनवाना होता है, जो कि कंपलसरी है। भले आप गाड़ी से आएँ या ना आए, अगर बस से आते हैं, बाइक से आते हैं या उड़ के आते हैं, तो भी आपको जो है ये परमिट बनवाना होता है। इंडियन 650 रुपये और नेपाली 1000 रुपये लगता है। एकदम फाइनल हो गया ना मेरे भाई, परमिट बन गया ना, चलें। 650 रुपये इंडियन देकर एक बार हम फिर से निकल गए मुक्तिनाथ की यात्रा के लिए, जिसमें अभी हमको 2 से ढाई घंटे बचे थे पहुंचने में। मुक्तिनाथ की यात्रा में आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको रास्ते बेहद ही खूबसूरत नज़र आते जाएंगे। आप ये नदी देख सकते हैं, इस नदी को भी आपको पार करना होता है गाड़ी से। आप देखिए हमारा दोस्त कैसे इस नदी को पार कर रहा है, जो कि बहुत ही खतरे से कम नहीं है, जिसमें आपको गाड़ी ख़राब होने के भी चांस रहते हैं। लेकिन इसको पार करते ही आपको जो नज़ारे देखने को मिलते हैं वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आप सामने देख सकते हैं, बिल्कुल लद्दाख वाली फीलिंग आती है जब आप मुक्तिनाथ की यात्रा करते हैं। जब आप जोमसम पहुंचते हैं उसमें आपको कुछ इस प्रकार से नज़ारे देखने को मिलते हैं। नज़ारे बिल्कुल देखते ही बनता है और मुक्तिनाथ का रास्ता बिल्कुल हेवन जैसा लगता है। रास्तों का नज़ारा लेते लेते लगभग जो है हम लोग मुक्तिनाथ पहुंचने वाले थे। मुक्तिनाथ पहुंचते पहुंचते आपको ऐसे ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं कि बस उन्हें बस आंखों में कैद करने का ही जिक्र आता है। ज़रा ये सामने नज़ारा देखिए, बिल्कुल लद्दाख का आपको ये नज़ारा देखने को जैसे मिलता है।
मुक्तिनाथ लगभग हम लोग 1 घंटे का दूरी रह गया है और 1 घंटे के बाद हम लोग मुक्तिनाथ फाइनली पहुंच जाते हैं। मुक्तिनाथ में जहां पे आपकी गाड़ी खड़ी होती है वहां से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है मंदिर, जिसमें आपको नॉर्मल ट्रैकिंग करना होता है और आप आराम से मंदिर तक पहुंच जाते हैं। हाँ जी, तो फाइनली कल सुबह 8 बजे चले थे और दूसरे दिन लगभग शाम को दोपहर में 3 बजे हम लोग जो है मुक्तिनाथ जो है गाड़ी खड़ी हो गई है और अब यहाँ से 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। गाड़ी जो है यहीं तक आती है, यहीं तक पार्किंग है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बस भी लगी हुई है पोखरा जाने के लिए और यहीं तक जो है बस जो है आकर लग जाती है। और अब चलेंगे यहाँ से ट्रैकिंग करेंगे। मुक्तिनाथ का 2 किलोमीटर का ट्रैक है और चल के नहाएंगे वहाँ पर, मुक्तिनाथ में दर्शन करेंगे और जैसा कुछ आगे से अपडेट रहेगा आगे आप सबको बताएंगे। तो हमारी धन्नो जो है इस समय देखिए खड़ी हो चुकी है, बहुत प्यार से लेके आ गई यहाँ तक दिल्ली से मुक्तिनाथ यात्रा। और चलिए बाकी जैसा कुछ अपडेट रहेगा आगे आप सबको देते हैं। हर हर महादेव। हाँ जी दोस्तों, तो करीबन 1 किलोमीटर का आप ट्रैक करके कुछ इस प्रकार से आपको नज़ारा देखने को मिलता है और इस प्रकार से आपको लगभग 700 से 800 सीढ़ियाँ चढ़नी होती है और फिर आपका मंदिर जो है सामने मुक्तिनाथ धाम आ जाता है। ज़रा नज़ारा देखिए और इस नज़ारों के बीच में इस परम धाम की खूबसूरती और बढ़ जाती है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करते हैं। मैं जानता हूँ वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन इस वीडियो उम्मीद करता हूँ कि जो पूरा वीडियो आप जो है देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। चलिए अब आपको सीधा मंदिर से नज़ारा दिखाते हैं और दिखाते हैं आपको कि परम धाम मुक्तिनाथ कहाँ बसा हुआ है। जय श्री हरि। जी हाँ, इस समय जो आप प्रत्यक्ष रूप से दर्शन कर पा रहे हैं इस परम धाम के, ये मुक्तिनाथ धाम है। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको 108 दिव्य धाराओं में स्नान करना होता है, जिसके बाद आप जो है मंदिर के अंदर दर्शन करने जा सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है सभी फैसिलिटी देखने को मिल जाती है। वॉशरूम वगैरह भी आपको मंदिर के पास में ही देखने को मिल जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। मुक्तिनाथ मंदिर में दर्शन से पहले आपको इन 108 धाराओं में आपको अपने आप को स्नान कराना होता है, जो कि पानी बेहद ही ठंडा होता है, जिसमें आपको जैसे ही आप इसमें स्नान करने जाते हैं ऐसे ही आपको तुरंत अनुभूति होती है कि पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता है। इन 108 धाराओं में स्नान करने के बाद मुक्तिनाथ मंदिर के ठीक सामने ही 2 कुंड बने होते हैं, उनमें भी आपको जो है अंदर जाके स्नान करना होता है, जो कि पानी ठहरा हुआ होता है, जिसके कारण से पानी का जो कुंड का पानी है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है, जिसमें बहुत से अक्सर जो भक्त होते हैं वो बस पानी छिचकार कर जो है अंदर दर्शन करने जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भक्त होते हैं जैसे कि आप मुझे देख पा रहे हैं, आपको कुछ इस प्रकार से अंदर जो है डुबकी लगानी होती है और ये जो पानी होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो अगर आप लोग मुक्तिनाथ धाम आते हैं तो सबसे बड़ी जो यहाँ की प्रथा है वो आपको इसी 2 कुंड में और 108 धाराओं में स्नान करके आपको जो है मुक्तिनाथ धाम के दर्शन करने होते हैं। कहते हैं कि मुक्तिनाथ धाम के इन 108 धाराओं में स्नान करने से आपके सभी पाप धुल जाते हैं, तभी इस मुक्तिनाथ धाम को सबसे बड़ा धाम कहा गया है। आइए मुक्तिनाथ के मंदिर से आपको रूबरू कराते हैं और दर्शन कराते हैं आपको इस परम धाम के, और इस मंदिर के आसपास के एरिया को आपको दिखाते हैं। और देखिए इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। इस मंदिर के अंदर हर एक भक्त जाने वाला अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है। तो इस परम धाम तक पहुंचने का जो सबसे बड़ा सपना था वो प्रत्यक्ष रूप से आप सबके प्रेम और आशीर्वाद से सपना पूरा हो पा रहा है। तो आइए आप इस मंदिर को आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाते हैं। कर रहे हैं। ओम नमः पार्वती पते। हर महादेव। इस पृथ्वी पर 108 पवित्र धारा है। तो मुक्तिनाथ आते हैं तो आपको
यहाँ पे दर्शन करना है मुक्तिनाथ धाम के, और आपको इन 108 धाराओं में नहाना होता है। और 108 धाराएं बिल्कुल ऐसी चलती रहती है। और मेरे पीछे आप प्रत्यक्ष रूप से दर्शन कर पा रहे हैं इस पूरे धरती के सबसे बड़े बैकुंठ धाम मुक्तिनाथ धाम के, जहाँ पर आज परम सौभाग्य प्राप्त हुआ दर्शन करके। तो प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो ये है मंदिर का कुछ बाहर से जो है लुक। यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ से दर्शन होते हैं और तुरंत दर्शन हो जाते हैं। और मंदिर के अंदर की बात करें तो ये मेन गर्भगृह है, और ये यहाँ का शिखर। और आपको 108 धाराओं में नहाने के बाद ये 2 कुंड में नहाना होता है, एक ये पहले इसमें और फिर उसके बाद में इसमें, और उसके बाद फिर आपको जो है अंदर दर्शन करने जाना होता है। कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होती है, सब बढ़िया दर्शन हुए। और मुक्तिनाथ धाम के दर्शन जब परम ब्रह्म ने प्रकृति बनाई तो संचालन का भार सौंपा विष्णु को, और विष्णु के भक्तों को वैष्णव कहा गया। और इस समय हम जिस धरती पर मौजूद हैं, ये वैष्णवों के लिए परम धाम है। ये तो साक्षात धरती पर बैकुंठ है, और इससे बड़ा धाम विष्णु भक्त के लिए हो ही नहीं सकता। साक्षात मुक्तिनाथ धाम नेपाल में हम मौजूद हैं, और यहाँ की कथा जानने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और डिटेल में इस जगह के बारे में जानना पड़ेगा। जब सुदामा, जो कृष्ण के परम भक्त थे, उनको माता लक्ष्मी ने श्राप दिया कि अगले जन्म में आप दानव बनेंगे। उनका जन्म शंखचूर्ण नाम के राक्षस के रूप में हुआ, जिनका विवाह हुआ तुलसी से। और उन्हें ये वरदान था कि जब तक तुलसी का सतीत्व इस संसार में जिंदा रहेगा, बरकरार रहेगा, तब तक आपकी मृत्यु नहीं हो सकती। सभी लोग उनके पास पहुंचे और युद्ध हुआ। हर देवता को उस राक्षस ने हराया, स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित किया और महाराजाधिराज बन बैठा। सब लोग महादेव के पास गए कि प्रभु आप ही के पास वो शक्ति है कि आप शंखचूर्ण का वध कर सकते हैं। लेकिन महादेव ने भी कहा कि जब तक तुलसी का सतीत्व शंखचूर्ण के साथ है, उसका वध नहीं किया जा सकता। भगवान विष्णु ने शंखचूर्ण का भेष धारण किया और तुलसी के पास जा करके उसके सतीत्व का नाश कर दिया, और तुरंत ही महादेव ने शंखचूर्ण नामक राक्षस का वध किया, जिनकी अस्थियों से शंख का निर्माण हुआ। तब तुलसी ने श्राप दिया कि हे विष्णु, आपने जो कठोर दिल काम किया है, मैं आपको श्राप देती हूँ कि जैसा पत्थर दिल काम आपने किया है, आप भी पत्थर के बन जाएंगे। इसी स्थान पर विष्णु को श्राप मिला। इसी स्थान पर विष्णु शालिग्राम के रूप में परिवर्तित हो गए। शालिग्राम पर्वत यहीं पर स्थापित हुआ, और उसी जगह पर उस पर्वत को काट काट के काली गंडकी नदी में शालिग्राम शिला पाई जाती हैं, जिनको पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में भगवान विष्णु के रूप में पूजा जाता है। और अगले जन्म में तुलसी पौधे के रूप में उत्पन्न हुई, और उसी तुलसी का विवाह कराया गया शालिग्राम के साथ, और तुलसी के सतीत्व की रक्षा करी भगवान विष्णु ने। इतना बड़ा सौभाग्य हम लोगों का कि इस परम धाम में आज हम लोग दर्शन कर पा रहे हैं। कोई यहाँ पहुँच नहीं सकता है। नेपाल और चाइना के बॉर्डर पर स्थित है, और ठंड के मामले में तो यहाँ बोला ही नहीं जा सकता। प्रकृति का ऐसा नैसर्गिक सौंदर्य है कि मानो साक्षात स्वर्ग में हम खड़े हैं। और भगवान विष्णु की जो आभा है, भगवान विष्णु की ऊर्जा है, इस मंदिर के गर्भगृह में जाते ही बनती है। बहुत कम लोग होते हैं जो यहाँ तक पहुँच पाते हैं, और उन चुनिंदा लोगों में से आज हम भी अपने आप को सौभाग्यशाली, पुण्यभागी महसूस कर रहे हैं कि हम इस धरती पर खड़े होकर के भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप के हम लोगों ने दर्शन किए, और माता तुलसी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उत्कर्ष भाई, जिन्होंने आपको मुक्तिनाथ के बारे में इतना डीपली नॉलेज दिया, और आज प्रत्यक्ष रूप से उस स्थान के दर्शन हो पा रहे हैं जहाँ पर दर्शन मात्र से इंसान की सभी बाधाएं दूर होती हैं। यहाँ पर भगवान विष्णु का शालिग्राम में पूजा किया जाता है, और आज आंखें नम्र हैं, और माँ बाप के परम आशीर्वाद से, और भोलेनाथ की असीम कृपा से, और भगवान विष्णु के सहयोग से, आज
मुझे मुक्तिनाथ के दर्शन करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मुक्तिनाथ पहुंचने के लिए आपको जो है बस स्टैंड से 2 किलोमीटर वॉकिंग करना पड़ता है और उसमें आप जो है आराम से आ सकते हैं। अगर घोड़े से आप यहाँ आना चाहते हो 400 रुपये देना पड़ता है आपको केवल आने के लिए। और यहाँ पर आपको जो है 108 धाराओं में नहाकर इन 2 कुंडों में नहाना पड़ता है, तब आपको जो है मुक्तिनाथ के दर्शन होते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप सबको जो वीडियो मैं बना रहा हूँ मुक्तिनाथ को पसंद आया होगा। पसंद आया तो जाते जाते जरूर लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मैं आप सबको ऐसे अच्छे बड़े बड़े धामों के दर्शन कराता रहूंगा। हर हर महादेव। और ये हमारे यासु भाई हैं जो कि हमारे साथ में आए हैं यात्रा करने के लिए, और इनका भी एक पेज है एक्सप्लोर विथ यस इंस्टाग्राम पे, आप लोग जरूर इनको फॉलो करें। ये बहुत ही युवा हैं और जिन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग 7 सप्तपुरी और 4 धाम जैसे बड़े धामों के दर्शन किया है। तो ऐसे हमारे ग्रुप में ऐसे भी लोग हैं और हमारे जो 2 लोग और हैं इन्होंने भी जो है 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम 7 सप्तपुरी के दर्शन किया। और हम आज चारों लोग दर्शन करने आए हैं परम धाम मुक्तिनाथ के दर्शन के लिए। तो आज आत्मा तृप्त हो गई, आत्मा प्रफुल्लित हो गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मुक्तिनाथ मंदिर जिसका आप प्रत्यक्ष रूप से इस समय दर्शन कर पा रहे हैं, यह पवित्र 108 दिव्य देशों में सबसे प्रमुख स्थान रखता है, जो कि नेपाल में स्थित है। मुक्तिनाथ मंदिर जिसे मुक्ति के देवता के रूप में भी पूजा जाता है, हिंदुओं और बौद्ध दोनों के लिए यह पवित्र स्थान है, जिसे वे क्रमश हिंदू देवता एवं विष्णु और बुद्ध देवता अवलोकितेश्वर के निवास के रूप में पूजते हैं। मुक्तिनाथ मंदिर भगवान विष्णु के सबसे पुराने और प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। अगर आप भगवान के प्रति गहरी आस्था और निष्ठता रखते हैं तो आपको पशुपतिनाथ मुक्तिनाथ के दर्शन अपने जीवन काल में जरूर एक बार करना चाहिए। जी हाँ, जो आप सामने यह 108 दिव्य धाराएं देख रहे हैं जो कि मेरे साथ साथ चल रहे हैं, और ये जो बगल में आप मेरे परम धाम देख पा रहे हैं, यह भगवान विष्णु के सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक माना जाता है। भगवान विष्णु के परम पवित्र स्थानों की बात करें तो तिरुपति बालाजी, मुक्तिनाथ पद्मनाभ स्वामी, भगवान श्री रंगानाथ स्वामी और मायापुर में इस्कॉन जैसे कुछ प्रमुख मंदिरों के दर्शन आप अपने जीवन काल में जरूर कर सकते हैं। सनातन धर्म में सबसे इकलौता यह मुक्तिनाथ ऐसा मंदिर है जो मुक्ति प्रदान करता है। ऐसा माना जाता है कि मुक्तिनाथ के दर्शन से मोक्ष प्राप्त करने में मदद मिलती है, इसलिए भक्त विभिन्न स्थानों से यहाँ आते हैं। माना जाता है कि 2 पवित्र जल कुंड एवं 108 जल कुंड अतीत में किए गए पापों को धोते हैं, इसलिए यहाँ पर जो भी भक्त आता है वह इन 108 धाराओं में जरूर स्नान करता है। मुक्तिनाथ भी बहुत पवित्र है क्योंकि यह भगवान वैष्णव द्वारा अपने समय में बनाए गए 108 प्रीमियम मंदिरों में 106वां मंदिरों के रूप में यह जाना जाता है। यहाँ पर भगवान विष्णु की शालिग्राम में पूजा की जाती है। मंदिर नेपालियों के बीच लार के पवित्र स्थान के रूप में प्रसिद्ध है, तो इसलिए इस मंदिर तक पहुँचने के लिए आपको बहुत ही आसानी से पोखरा से नियमित रूप से बस और काठमांडू से आपको बस यहाँ पर आने देखने को मिल जाती है। तो इस मंदिर का खुलने का जो समय है वो सुबह लगभग 7 बजे है और मंदिर जो है लगभग 8 बजे शाम को बंद हो जाता है। तो उस हिसाब से आप अपने इस मुक्तिनाथ धाम की यात्रा को प्रारंभ कर सकते हैं और अपना प्लान अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सबको जो मुक्तिनाथ का ब्लॉग है वो पसंद आया होगा। मुक्तिनाथ के पास में ही बने आपको ये बौद्ध धर्म की मूर्ति भी देखने को मिलती है और उसी के साथ साथ आपको हिमालय रेंज भी देखने को मिलता है। आप नज़ारा मुक्तिनाथ के पास मंदिर में दर्शन करने आते हैं तो ये नज़ारा आप ज़रा सामने देखिए, कितना भव्य और यह सुंदर नज़ारा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। बिल्कुल आपको यहाँ से पहाड़ियों की ऊंची ऊंची वादी दिखाई देती है। मुक्तिनाथ में हमारा आज रुकने का विचार था, लेकिन यहाँ की ठंडी को देखते हुए हमने अपना डिसीजन को चेंज किया और हम मुक्तिनाथ से हम लोग का ये टारगेट था कि हम जितनी दूर नीचे खींच सकें अपनी गाड़ी को उतनी जल्दी नीचे खींचें। और अगर आप लोग यहाँ पर दिन में आ जाते हैं तो कोशिश करें कि आप लोग यहाँ पर दर्शन करके आप यहाँ से निकल सकते हैं। सेम डे में आपका सब कुछ यहाँ पर आराम से हो जाता है। तो कोशिश करें कि अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से आए हैं तो अगर आपने दर्शन जल्दी कर लिया तो आप यहाँ से निकल सकते हैं। तो मुक्तिनाथ के दर्शन करके अब हम फाइनली नीचे जा रहे हैं और हमारा टारगेट ये है कि हम जोमसोम में रुकें, क्योंकि यहाँ पर जो है माइनस में टेम्परेचर चला गया है और अभी शाम के बज रहे हैं 6 और धीरे धीरे हम नीचे जा रहे हैं। बात करें यहाँ के एक्सपीरियंस की तो बहुत ही गजब एक्सपीरियंस था। यहाँ के दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगा।
लिटरली जो यहाँ की वाइब थी वो सबसे बेस्ट थी। मुक्तिनाथ का जो ब्लॉग है वो काफ़ी लंबा हो रहा होगा, मैं जानता हूँ, लेकिन जो यहाँ का आपको इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं। मेरा एक सजेशन है कि अगर आप लोग मुक्तिनाथ दर्शन करने आते हैं तो आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आएँ। अगर फैमिली के साथ में आने 4 से 6 लोग तो आपको थोड़ा महंगा पड़ सकता है। लगभग भंसार हम लोग का लगभग 3850 रुपये लगा, और प्लस यहाँ पर अगर आप मुक्तिनाथ आएंगे तो एक व्यक्ति का 1000 रुपये नेपाली अथवा 650 रुपये इंडियन लगता है। तो ये कंपलसरी है, आपको बनवाना होता है, तभी आप जो है यहाँ पर आके दर्शन कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया तरीके से दर्शन हुआ। आप यकीन नहीं करेंगे, मुक्तिनाथ से हमने अपनी गाड़ी स्टार्ट की, ना हम जॉमसम रुके और ना हमने बीच में कहीं स्टे किया। आप यकीन नहीं मानेंगे, हम खूबसूरत नज़ारा लेते हुए, रात में गाना बजाते हुए और इन खूबसूरत रातों का नज़ारा देखते देखते हम सीधा पोखरा में जाके रुके। हम लोग रात में 2:30 बजे पोखरा आ गए थे। जिस होटल में हम रुके थे उसी होटल में हम वापस आ गए थे। और ये इस हॉलीडे इन नाम है इसका, होटल का नाम हेलो इन होटल में रुक गए थे। और ये जहाँ पे हमने परसों रुका थे वहीं पे हम लोग रुक गए थे, और बस थोड़ा कमरा जो है वो डिफरेंट मिल गया था। यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी है वो काफ़ी नीट एंड क्लीन है, और यहाँ पर ये जो भाई हैं ये भी बहुत अच्छे हैं, जो कि बहुत ही हेल्पफुल हैं। यहाँ पर आप आओगे तो आपको सारी चीज़ें मतलब ये प्रोवाइड करा देंगे। जिस लाइक का खाना आपको चाहिए तो खाना प्रोवाइड करा देंगे, नाश्ता चाहिए तो आपको नाश्ता करा देंगे, और चाय वाय चाहिए तो आपको सब कुछ यहाँ पर ये पोखरा में आपको करा देंगे। पोखरा से एकदम लैंड मतलब जो यहाँ का लेक है वहाँ से बिल्कुल ही पास में ये होटल है। आप फेमा लेक के पास में ही ये होटल है, प्रॉपर्टी है, जो कि काफ़ी अभी नई बनी हुई है, काफ़ी न्यू है और काफ़ी जो नीट एंड क्लीन है। तो आप लोग यहाँ पर आकर अपना स्टे कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है आपको जो है रूम जो है 1000 रुपये नेपाली, 1500 रुपये नेपाली, जैसे आपका बजट होगा उस हिसाब से आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। मतलब आपको जो रूम मिलता है वो काफ़ी बड़ा मिलता है, काफ़ी ऐसे बेड मिलते हैं आपको, और बाथरूम जो है काफ़ी नीट एंड क्लीन मिलता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बहुत बढ़िया, मतलब जो है एकदम मस्त है एकदम। अभी हम लोग तैयार हो चुके हैं यहाँ का पोखरा के कुछ लोकल चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, और कल लोग मुक्तिनाथ पूरा करके आ गए थे। और ये भाई साहब यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर आपको यहाँ से पोखरा से बस से जाना है आपको मुक्तिनाथ, तो उसमें आपको करीबन 1800 रुपये नेपाली लगता है। कहाँ से भाई आप बस मिलती है? पृथ्वी चौक और पृथ्वी चौक से आपको सुबह 5 बजे बस मिलना स्टार्ट होता है, और सुबह केवल 10 बजे तक, केवल मतलब 5 घंटे ही आपको बस की सेवा यहाँ पर मुक्तिनाथ जाने के लिए देखने को मिलती है। तो आप लोग अपने हिसाब से उस हिसाब से प्लान आप करके आप यहाँ पर पोखरा आ सकते हैं, और अपना जो है उस हिसाब से प्लान को मतलब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो फिलहाल के लिए यही अपडेट है। बाकी जैसा कुछ यहाँ का जो अभी हम लोग घूमेंगे वहाँ का जैसा कुछ अपडेट रहेगा आगे आप सबको बताएंगे। हर हर महादेव। तो वेल दोस्तों, अब हम लोग चल रहे हैं यहाँ पे पोखरा सिटी में जो यहाँ के लोकल फेमस प्लेसेस है उनको एक्सप्लोर करने के लिए। और ये हमारे अहमान भाई हैं, सब हम लोग ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं, और ये बाल का झंडा, और अरे उत्कर्ष भाई, और बस जस्ट होटल इन से जस्ट निकल रहे हैं, और यासू भाई भी एकदम रेडी हो चुके हैं। तो चलिए फिर दिखाते हैं आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आप पोखरा आते हो तो, और जैसा कुछ रहेगा आगे आप सबको हम वीडियो बताते हैं। हर हर। पोखरा में हमने 2 मंदिर दर्शन करने का निश्चय किया। हम सबसे पहले पहुँचे गुप्तेश्वर महादेव, जो कि गुप्तेश्वर महादेव गुफा के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे आपको एंट्री फीस लगभग 100 रुपये लगती है इंडियन। तो आप यहाँ पर आकर दर्शन कर सकते हैं। पोखरा की सबसे प्रसिद्ध गुफाओं में से एक, भगवान शिव के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है, जहाँ पे आप पोखरा आते हैं तो आप दर्शन कर सकते हैं। पोखरा में वन ऑफ द मस्ट विजिट टेम्पल है, जहाँ पे आपको ज़रूर आना चाहिए, जो कि आप जो है गुप्तेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध, जहाँ के दर्शन आप कर सकते हैं। वैसे तो पोखरा में बहुत सारी चीज़ें आप देखने जा सकते हो, बहुत सारे जगहों का आप जो है दर्शन कर सकते हो, लेकिन पोखरा में जो सबसे प्रमुख और सबसे प्रसिद्ध तीर्थ है वो ये भगवान भोलेनाथ का प्रमुख धाम है, जो कि पोखरा मेन शहर से लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी पर स्थित है, जहाँ के दर्शन आप करने आ सकते हो। यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ से आपको पूरे पोखरा शहर का नज़ारा देखने को मिलता है, जो कि बेहद ही खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलता है।
तो पोखरा शहर अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पर आप आकर दर्शन कर सकते हैं भगवान भोलेनाथ का, और यहाँ से आप पूरा पोखरा शहर का नज़ारा देख सकते हैं। तो देखिए कितना सुंदर यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का यह प्रतिमा बनी हुई है, जहाँ पे आप दर्शन अपने, अगर आप पोखरा आते हैं नेपाल तो आप कर सकते हैं। ये जो प्रतिमा आप भगवान भोलेनाथ की देख रहे हैं इसे पुमडी कोट कहते हैं, जो कि पोखरा में स्थित है। जहाँ पर आप, अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं पोखरा मेन शहर से, तो आपको बस और टैक्सी दोनों देखने को मिल जाती है यहाँ तक आने के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर पोखरा आते हैं तो आप इस जगह को आकर दर्शन कर सकते हैं, और यहाँ से आप जो है बेहद ही खूबसूरत नज़ारा पोखरा का देख सकते हैं। तो हर हर महादेव दोस्तों, और अभी हम आ गए हैं नेपाल में पोखरा के एक सबसे बड़ी मतलब जो पीक है यहाँ पर, और सबसे बड़ा मंदिर है, जो सबसे ऊंचा मंदिर है, ऊंचाई पर स्थित है, शिवा जी का स्टैचू है यहाँ पर, और आप दर्शन कर सकते हो। उसके जस्ट बगल में एक प्यारा सा मंदिर है शिव जी का, और जिसका आर्किटेक्चर पूरा नेपाली है, और यहाँ आप नंदी जी के भी दर्शन कर सकते हैं। और ये पूरा जितना भी पूरा एरिया है पूरा 108 शिवलिंग से घिरा हुआ है, तो आप अगर इसके परिक्रमा करते हैं तो आपके भाग्य की ये सबसे बड़ी बात होगी। और मिलिए फिर हमारे आशीष भाई से, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा लगा यहाँ के दर्शन करके, सब बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। मुक्तिनाथ के दर्शन अच्छे हुए, उसके बाद पोखरा में हमने काफ़ी सारी चीज़ों के दर्शन किया, काफ़ी सारा यहाँ पर एक्सप्लोर किया, और अब यहाँ से निकलने की बारी आ चुकी है गोरखपुर के लिए। और देखते हैं, अभी बज रहे हैं शाम के 4, और देखते हैं कितने बजे तक हम गोरखपुर पहुँच पाते हैं। सब कुछ आपको वीडियो में आगे बताते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। और ये हमारे उत्कर्ष भाई और ये हमारे यासु भाई हैं। और आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। बाकी ये हमारे हिमांश भाई हैं, जो कि अब हम लोग यहाँ से रेडी हो चुके हैं डिपार्ट होने के लिए। तो चलिए फिर चलते हैं, और जैसा कुछ रहेगा आगे आपको। हाँ जी, तो वेल दोस्तों, आपको मैं एक अपडेट देना चाहता हूँ। अगर आप लोग 10 बजे के बाद सोनौली बॉर्डर आते हैं तब आपको इंडिया नहीं जाने दिया जाता है। आपको सुबह 6 बजे तक का इंतज़ार करने का पड़ेगा, मतलब आप सुबह 6 बजे के बाद ही जो है इंडिया जा सकते हैं। अगर आप लोग जो है आते हैं 10 बजे के बाद रात में, तो अभी हम लोग यहाँ पर स्टे करेंगे एक प्रॉपर्टी में। आगे आपको बता देंगे कौन से होटल में हम स्टे कर रहे हैं, और जैसा कुछ और अपडेट रहेगा आगे आप सबको बताएंगे। अभी हमारी गाड़ी पार्क हो रही है, और जैसा कुछ आगे से अपडेट रहेगा आगे आप सबको बताएंगे। हर हर महादेव। गोलकोट। तो वेल दोस्तों, कल हम जहाँ पर रुके थे अब हम वहाँ से निकल रहे हैं, और जो हमारा रूम था वो आपको दिखा देते हैं। रूम कुछ इस प्रकार से था नेपाल में, जो कि एक दिन का 4 लोग का 500 रुपये इंडियन पर नाइट था। और बात करें यहाँ के एक्सपीरियंस की, तो यासु भाई कैसा था एक्सपीरियंस? में थोड़े से मच्छर काटे थे इतने से बस, लेकिन फिर रात में नींद अच्छी आई थी, बाकी सब बेहतर था। बाथरूम कैसा था? नीट? रूम बेस्ट था, सर्विस बेस्ट थी, लोग अच्छे थे। लोग अच्छे थे तो कोई लूट नहीं है यहाँ पर। हाँ, बाकी वेल दोस्तों, यहाँ पर चाय भी अच्छा था, खाना भी अच्छा था, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुई। और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, मतलब जो है गोरखपुर के लिए। और गोरखपुर यहाँ से करीबन 90 से 95 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और देखते हैं कितना समय लगता है गाड़ी से वाला बर्गर। चलिए अब चलते हैं यहाँ से, अपनी यात्रा को कंटिन्यू करते हैं। और हमारी गाड़ी जो है एकदम रेडी हो चुकी है यहाँ से निकलने के लिए गोरखपुर के लिए, और जैसा कुछ आगे से अपडेट रहेगा आगे आप सबको देते हैं। हर हर महादेव। अच्छा, जो पेपर हम इंडिया ले जा सकते हैं, जो ये तो वेल दोस्तों, अब हम लोग जो है, जैसा कि आप देखा आपने कि अब हम लोग जो है सोनौली बॉर्डर जो है वो क्रॉस कर लिए हैं, और मतलब क्रॉस कर रहे हैं अभी। और यहाँ पर वापस आपका जो है भंसार चेक होता है, अगर आप जो है नेपाल से लौट रहे होते हैं, और चेक करने के बाद ही आपको जो है आगे बढ़ने की अनुमति मिलती है। और बहुत बढ़िया तरीके से सब कुछ हुआ। और अब हम चल रहे हैं गोरखपुर, गोरखनाथ जी के दर्शन करेंगे, जो कि यहाँ से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। और देखते हैं कितने बजे तक पहुँच पाते हैं, कैसा क्या रहता है। जैसा कुछ रहेगा आगे आप सबको वीडियो में बताएंगे।
नेपाल से लौटने के बाद आपकी एक बार पूरी गाड़ी चेक की जाती है, जिसमें आपके सीआरपीएफ जवान जो होते हैं वो आपके सारे बैग की चेकिंग करते हैं। बैग की चेकिंग करने के बाद आपका भंसार देखते हैं। भंसार देखने के बाद जब सब कुछ क्लियर हो जाता है तभी आपको अनुमति होती है वापस भारत लौटने की। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, अपना भंसार आप बहुत संभाल कर रखिएगा, तभी आपको जो है भारत में एंट्री मिलेगी। और आपको जो है सब आपका जब सामान सब कुछ चेक हो जाएगा तभी आपको आगे जाने दिया जाएगा। भारत देश लौटकर एक सबसे अलग अनुभूति महसूस हो रही थी। हमारे भारत जैसा देश और कहीं नहीं है। भारत देश में पहुंचने के बाद हमें बस गोरखनाथ जी के दर्शन करना था। तो चलिए आपको गोरखनाथ जी के दर्शन कराते हैं। तो गोरखनाथ के प्रत्यक्ष रूप से दर्शन हुए मुक्तिनाथ के दर्शन करने के बाद में। और ये है गोरखपुर का पूरा कॉरिडोर है गोरखनाथ। इस समय हम लोग मौजूद हैं गोरखपुर के उस धाम में जो नाथ संप्रदाय का इकलौता मंदिर कहा जाता है जहाँ से नाथ संप्रदाय की स्थापना की गई और इसी मठ का महंत भारत का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बना। जी हाँ, हमारी योगी आदित्यनाथ जी का गढ़ गोरखपुर का गोरखनाथ मंदिर। और इस समय हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं जहाँ पे नाथों के नाथ भोलेनाथ महादेव अंदर साक्षात विद्यमान है। तो मुक्तिनाथ के दर्शन करके हम लोग पहुंच चुके हैं गोरखनाथ। और यासु भाई आओ, हिमांश भाई, तो हमारे साथ में हम पूरी गैंग अपनी जो है गोरखनाथ में पहुंच चुकी है और बहुत बढ़िया तरीके से दर्शन होना, एक नंबर दर्शन हो गया। कैसा लगा दर्शन करके? बहुत अच्छे दर्शन। तो आप लोग भी गोरखनाथ दर्शन करने आ सकते हैं। मेन शहर में ये स्थित है। और अब हम लोग जो है यहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे एक होटल में, जहाँ पे हमारा एक दोस्त मिलने वाला है और देखते हैं कि वो हमारे लिए क्या अरेंजमेंट कराए। जैसा कुछ रहेगा आगे आप सबको वीडियो में बताएंगे। हर हर महादेव महादेव। महादेव। रात में हाँ भाई, हाँ तावा रोटी खाए बॉस। तो गाइस आ गए हैं हम। गाइस चलो बोलो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नहीं है, हमारे भाई साहब का। साला किधर टूटता है। ये यंत्र देख रहे होंगे, जियो में पहली बार देख रहा हूँ मैं भाइयों लोग के साथ। और ये हमारे आशीष भाई। हाँ, बड़ी अनोखी चीज़ है। बड़ी अनोखी, समझ ही नहीं आ रहा किधर से ऐसे ऐसे करते हैं। डंडा कुछ और ही। लीजिए भैया, हाथ यार। तो ये हमारे अर्पित तिवारी जी हैं, जिनका सबसे बड़ा पेज है केदारनाथ स्वर्ग का, जो कि इंस्टाग्राम पे काफ़ी फेमस है ये। और इन्होंने हमको यहाँ पर दावत की पार्टी दी है यहाँ पे। और इस होटल का क्या नाम है? ओमिकर होटल में। और बहुत ही बढ़िया खातिरदारी कर रहे हैं गोरखपुर में और सब बहुत बढ़िया लग रहा है। क्यों भाई? और बोलना छोड़ दो। वो आ जाता है। मेरा भी है, मेरा मैंने छोड़ी दिया वीडियो बनाना। मैंने बोला ही नहीं, ये आंखें मत करो। क्या क्या खाया? बोलते चलो। क्या क्या खाया बताओ? आप बताइए क्या क्या खाया? पता नहीं भाई, जो जो आया सब खा लिया बस। पहले सोया चाप आई थी। हाँ। और उसके बाद कबाब आए। हाँ। पनीर और रोटी खाने जा रहे हैं। जी जी जी। टेस्ट काफ़ी अच्छा है, एम्बियंस बहुत अच्छा है यहाँ का। गोरखपुर में हम लोग आए हैं, अर्पित भाई ने बुलाया है हमें यहाँ और काफ़ी अच्छा लगा उनका मिलके, आतिथ्य देख के। और हिमांश भाई भी हमारे और बीच। नहीं बोलना। ये जो बंदे हैं ये इतने तगड़े बंदे हैं, पूरी दुनिया के नंबर 1 लोग वैरागी नंबर 1 है। इनसे ऊपर कोई भी नहीं है, कोई भी वैरागी नहीं है इनसे ऊपर, समझे? मैं बोल रहा हूँ। झूठी तारीफ सुनकर आत्मा प्रफुल्लित हो गई। और चलिए ठीक है, जैसा कुछ और आगे अपडेट रहेगा आगे बताएंगे। हर हर महादेव। अपने दोस्त से मिलकर हम वापस निकल गए अयोध्या की ओर। और अगर आप जो है मुक्तिनाथ की यात्रा कर रहे हैं तो मुक्तिनाथ यात्रा से लौटने के बाद आप ज़रूर गोरखनाथ जी के दर्शन करें। और गोरखनाथ जी के दर्शन करने के बाद अगर आपको समय मिले तो अयोध्या में प्रभु श्री राम के भी दर्शन आपको ज़रूर करने चाहिए। तो आइए इस यात्रा का समापन प्रभु श्री राम के दर्शन से इस यात्रा को समाप्त करते हैं। भाई मुक्तिनाथ के दर्शन करके, गोरखनाथ जी के दर्शन करके फाइनली हम पहुंच चुके हैं जो है इस समय अयोध्या धाम के दर्शन के लिए। और इस खुशी का जो
वो होगा वो बताएंगे हमारे यासू भाई। बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है विष्णु जी के बाद सीधा राम जी का अवतार के दर्शन मिलने को, एकदम मन जो है। चलिए फिर चलते हैं अब सीधा जो है वे टू राम मंदिर की ओर। और आपको सरयू नदी दिखाते हैं जिसमें किसी जमाने में हमारे प्रभु श्री राम ने छपर छपर करके नहाया था, और इसी धरती पर प्रभु श्री राम ने कभी खेला था, और हमारे रामलला का भव्य दरबार। और अवधपुरी की तो हवा ही बहुत शांति वाली होती है कि आप प्रवेश करेंगे अवधपुरी में आपको पता चल जाएगा। अच्छा ये बताइए मुक्तिनाथ डायरेक्ट यहाँ राम मंदिर आने पर कैसा लग रहा है आपको? प्रभु का आदेश है और प्रभु की कृपा है, असीम कृपा हम सब पर। तो हो जाए एक बार अयोध्या। बाबा जी दर तेरे मैं आया जी। चलिए फिर चलते हैं और दर्शन करते हैं प्रभु श्री राम का। बिना अयोध्या के दर्शन के मुक्तिनाथ की यात्रा ही अधूरी है। और अब हम लोग चल रहे हैं धीरे धीरे दर्शन के लिए। रुको। तो मुक्तिनाथ की यात्रा जाते समय आपको अयोध्या पड़ता है, जहाँ आप जाते समय दर्शन कर सकते हैं या चाहे आप लौटते समय दर्शन कर सकते हैं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लौटते समय अयोध्या के दर्शन करेंगे। और अब हम चल रहे हैं धीरे धीरे दर्शन के लिए। और क्या भाई कैसा लग रहा है? जब आप लखनऊ से नेपाल बॉर्डर के लिए बढ़ेंगे तो रास्ते में अयोध्या पूरी पड़ती है। हम लोग ने जाते समय माँ सरयू की आज्ञा ली कि माता श्री हरि नारायण के सबसे बड़े धाम पृथ्वी पर जो है मुक्तिनाथ धाम के दर्शन कराना। लौटेंगे सकुशल अच्छे सब कुछ पूरा करके तो आपके धाम दर्शन करने ज़रूर आएंगे। भगवान ने सुनी, हम सबको एक सकुशल दर्शन कराया और आज हम लोग बाबा की शरण में आए हैं। और आप देख सकते हैं अवधपुरी का माहौल। आप सोचिए 2 महीने से भी ज़्यादा का समय हो गया है अवधपुरी का ये महल बने भगवान श्री राम का, लेकिन भक्तों का उत्साह देखिए और भीड़ देखिए कि अभी तक लोग यहाँ पर दर्शन करने आ रहे हैं और उतने ही जोश उतने ही उत्साह के साथ यहाँ अभी भी अवधपुरी में भीड़ जमी हुई है। तो ये राम एक वैश्विक आस्था का विषय है। राम सिर्फ भारत के लिए नहीं है, राम पूरे विश्व के हैं और पूरे विश्व के भक्त यहाँ पर भगवान श्री राम के दर्शन के लिए आ रहे हैं। आप देखिए तांता लगा हुआ है दूर दूर तक। शाम के 7 बजे से भी ज़्यादा का समय हो रहा है, लगातार दर्शन कर रहे हैं प्रभु के, लेकिन फिर भी भक्तों की भीड़ नहीं कम हो रही है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। और हम आ गए हैं साल में फिर से एक और बार, दूसरी बार श्री राम जी के दर्शन करने। बोले जय जय श्री राम। हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री राम। और अभी हम हैं श्री राम जन्मभूमि श्री राम मंदिर के। अभी हम लोगों ने जस्ट अभी दर्शन करके आए हैं। इतने अद्भुत दर्शन हुए हैं, फिर से दूसरी बार ये दर्शन हम लोगों ने प्राप्त किए हैं। सिर्फ 2 महीने में श्री राम जी ने हमें दूसरी बार बुलावा दिया है। और अभी जैसा कि आपको मालूम होगा कि हम एक बहुत बड़ी यात्रा से लौट रहे हैं, मुक्तिनाथ की यात्रा से। और फिर अभी हम घर लौट रहे हैं और हमारी यात्रा का समापन जो है यही अयोध्या में होता है। अयोध्या में हुआ है। और उम्मीद करते हैं आप सबको जो मेरा मुक्तिनाथ का ब्लॉग हो वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा, जाते जाते चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा। बाकी हमारा जो मेन आदमी था वो हमारे ये हेमंत भाई थे। हर हर महादेव। साथ में एक बार लास्ट नाम लगाएंगे, जय जय श्री राम। उम्मीद करते हैं कि आप सबको जो मेरा ये इतना बड़ा वीडियो था वो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जाते जाते लोगों तक इसको वीडियो को ज़रूर पूरा शेयर करिएगा और देखिएगा। और अगर कुछ आपको जानकारी चाहिए हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में करिएगा। हर हर महादेव।